नमस्कार, मनी मंत्रा के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और आज के अंक में हम बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी की। जैसा कि अगर आप जिस कंपनी का मोबाइल फ़ोन कनेक्शन रखे हुए हैं और अगर उनकी सेवाओं से आप खुश नहीं हैं तो आप अक्सर क्या करते हैं? आपका जवाब होता है कि हम अक्सर जो नंबर होता है जिस कंपनी का, हम दूसरी कंपनी में पोर्ट करा लेते हैं उस नंबर को, ताकि जो सुविधाएं हैं वो हमें मिलती रहे, अच्छी सुविधाएं। वैसे ही जैसे आप अपना मोबाइल नंबर पोर्ट करा लेते हैं, उसी तरह से आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी पोर्ट करा सकते हैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में। हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी आपको अपनी पॉलिसी को किसी एक बीमाकर्ता कंपनी से दूसरे बीमाकर्ता कंपनी में बदलने या फिर स्विच करने की सुविधा प्रदान करता है। तो आज के अंक में हम पोर्टेबिलिटी से संबंधित सारी जानकारी हासिल करेंगे। क्या कुछ है इसका महत्व, कैसे ये किया जा सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त दो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं मीरा पार्थसारथी जी, जो कि जनरल मैनेजर हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस की। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। और साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं विमल गोयल जी, जो कि स्वास्थ्य बीमा के विशेषज्ञ। विमल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मनी मंत्रा में। मीरा मैम, मैं सबसे पहले आप ही से शुरुआत करना चाहूँगा, और जो दर्शक इस बात को नहीं जानते हैं, नहीं समझ रहे हैं, और अगर वो जिस कंपनी में जिन्होंने विमल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है सर, मैं आपके पास पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मीरा मैम, आप हमें सुन पा रही हैं? आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब आ रही है, अब आ गई आवाज। ठीक है, विमल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं अब? हाँ, अब आ गई आवाज। ठीक है, मीरा जी, आप हमें सुन पा रही हैं? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही, पहले आ रही थी। ठीक है विमल सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मीरा मैम के पास मैं अभी पहुंच रहा हूं, चूंकि उनकी आवाज़, मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन विमल सर, सबसे पहले आप ही से यही सवाल कि जो लोग इस बात को नहीं जानते हैं और जिस कंपनी से उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, वहाँ से वो परेशान हैं, जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं, और उन्होंने मन बना लिया है कि मैं अब दूसरी कंपनी में स्विच करूंगा, तो उनकी जानकारी के लिए, क्या ये स्विच करना ये आसान है? क्या स्विच किया जा सकता है? क्या कुछ तरीके हैं, क्या कुछ प्रोसेस है? विमल सर, देखिए, पोर्टेबिलिटी एज पर IRDA रेगुलेशन अलाउ की गई है, तो ये करना संभव है, नंबर 1 बात। नंबर 2, आसान है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसका प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। ड्यू प्रोसेस क्या है कि आपको कम से कम 45 डेज पहले नई इंश्योरेंस कंपनी को ये अप्लाई करना पड़ेगा कि मैं आपकी कंपनी के इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर पोर्ट करना चाहता हूँ। तो वो डिसीजन लेना अपने आप में एक, जैसे आप नया इंश्योरेंस लेते हैं वैसे ही आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको मार्केट सर्च करना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी के कौन से प्लान में आप जाना चाहते हैं। फिर आप अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद में विदिन 15 डेज नई इंश्योरेंस कंपनी आपको अपना डिसीजन दे देगी कि यस, हम ये कवर कर सकते हैं, क्या प्रीमियम होगा और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। उसके बाद में आप नई इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम दे दीजिए और पुरानी कंपनी को इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैंने ये शिफ्ट करने का, पोर्ट करने का डिसीजन ले लिया है। ये तो एक प्रोसेस की मोटे तौर पर बात हो गई है जी। जब निटी-ग्रिटी में जाते हैं, डिटेल में जाते हैं, तो और बहुत सारी बातें आती हैं कि आपको ये देखना है कि पोर्टेबिलिटी का एक कोई स्ट्रॉन्ग रीजन है कि नहीं है आपके पास में। तो स्ट्रॉन्ग रीजन है तो ही कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। ये बात सही है कि आपको टाइम एक्सक्लूजन जो होता है, टाइम रिलेटेड जितने भी एक्सक्लूजन होते हैं, उस का क्रेडिट आपको मिल जाता है, ये बात सही है। लेकिन साथ ही के साथ आपको एक नया प्रपोजल फॉर्म भरकर देना पड़ता है। ठीक है। जब आपने प्रपोजल फॉर्म भर के दे दिया उनको, तो उस प्रपोजल फॉर्म के अंदर जो बातें आप लिख के दे रहे हैं वो 100% सही होना जरूरी है। वो एक नई चीज है जो आपको पास में, एक आपके पास में ओनस है, आपकी जिम्मेवारी है। यदि उसमें आपने कोई पुरानी बीमारी के बारे में कोई पूरी डिटेल नहीं दी है, तो इवन आप पोर्टेबिलिटी कर रहे हैं और आपके पास में पुरानी बीमारी की टाइम एक्सक्लूजन जो पीरियड है, 2 साल आपने पुरानी पॉलिसी में लगा दिए हैं, नई पॉलिसी में 4 साल का पीरियड था मान लीजिए, तो 2 साल के लिए ही आपका वेटिंग पीरियड रहेगा। 2 साल का प्री एक्जिस्टिंग डिजीज के लिए वेटिंग पीरियड का आपको क्रेडिट मिल जाएगा जो आपने पुराना लिया हुआ है। लेकिन आपने यदि कोई प्रपोजल फॉर्म में आंसर सही नहीं दिया है, तो वो 2 साल का बेनिफिट भी
जो आपको दिया गया है, इंश्योरेंस कंपनी इस बात पर मना कर सकती है कि आपने ये बात हमें पहले नहीं बताई थी। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत आपने बड़ी ध्यान बात है जो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि प्रपोजल फॉर्म में आपको सारी बात ऑनेस्टली बतानी है। बिमल सर, हमारे साथ एक कॉलर दर्शक इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संतोष कुमार जी हैं, जो कि दिल्ली से फोन लाइन पे मौजूद हैं। संतोष जी, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर नमस्कार जी। हेलो जी जी नमस्कार, पूछिए सर सवाल। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन एक ये है सर, एक्चुअली मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ जी, और मेरा अकाउंट ये फेडरल बैंक में है। तो अभी कुछ साल पहले फेडरल बैंक में सर एक ग्रुप पॉलिसी आई थी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की। तो वो ये कह रहे थे कि ग्रुप पॉलिसी है, ये आप इन्हें ले सकते हैं, ये एक्चुअली आपको बहुत ही कम रेट पे आपको इसका प्रीमियम, मतलब बाकी अगर आप अदरवाइज वैसे लेते हैं कंपनी से तो उसमें प्रीमियम डबल होता है, बट इसका बिल्कुल आधा होता है प्रीमियम। तो मैंने बैंक के थ्रू ले ली कि मुझे लगा कि हाँ इसका प्रीमियम का बिल्कुल, मैंने चेक भी करा तो प्रीमियम बिल्कुल हाफ था। जैसे बाहर 16, 17, 18 हजार प्रीमियम है कंपनी का, और नॉर्मली मुझे 8.5 में 5 लाख का इंश्योरेंस मिल गया। लेकिन मैंने ऐसी कंपनी में फोन करा, मैंने कहा चेक करूं, तो कंपनी वाले वो कहते हैं कि नहीं, जिसमें क्लोज होते हैं आपको पूरा रिफंड नहीं मिलता है। और लेकिन बैंक वाले कह रहे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पूरा मिलता है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि कल के दिन मैं कुछ क्लेम लूँ तो मुझे पूरा बेनिफिट इसका मिलेगा या कुछ इसमें कुछ क्लोज होता है जो ये ग्रुप पॉलिसी देते हैं बैंक के थ्रू? ठीक है बिमल जी। आपने क्या कर रखा है कि बैंक ने एक ग्रुप पॉलिसी दे रखी है अपने कस्टमर्स के लिए, तो आप उस ग्रुप पॉलिसी के अंदर एक मेंबर बने हुए हैं। पहली बात तो समझिए, एक रिटेल पॉलिसी होती है, एक ग्रुप रिटेल पॉलिसी होती है। आप ग्रुप रिटेल पॉलिसी का मेंबर हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है आप पढ़ना जरूरी है, आप पढ़ लीजिए। ये बात सही है कि बैंकों के थ्रू जो पॉलिसी ली जाती है उसमें अधिकतर प्रीमियम कम होता है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो जैसे मान लीजिए उसमें को पे की क्लॉज लगी हुई है मान लो, या कोई और क्लॉज लगी हुई है, तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो क्लॉजेज स्टैंडर्ड नहीं है, वो हर केस में अलग अलग हो सकती हैं। तो आप वो पढ़ लीजिए, नंबर 1। इससे सेटिस्फाइड है? ठीक है। नहीं सेटिस्फाइड है, आप पोर्टेबिलिटी ग्रुप रिटेल से एक रिटेल में कर सकते हैं, सेम कंपनी के साथ में। फर्स्ट ईयर में आपको सेम कंपनी में आपको जाना पड़ेगा, आप सेम कंपनी में अप्लाई कर दीजिए। लेकिन जैसा आपने बताया, आपको मालूम भी है कि रिटेल पॉलिसी में जब जाते हैं, इंडिविजुअल पॉलिसी में जब जाते हैं, तो आपका प्रीमियम रेट बहुत हाई होता है और ग्रुप रिटेल पॉलिसी के अंदर प्रीमियम कम होता है। तो आप यदि पोर्ट करेंगे तो आपको ग्रुप वाला जो प्रीमियम है नहीं लगेगा, नई जो पॉलिसी लेने जा रहे हैं उसका प्रीमियम रेट लगेगा। नहीं, ऐसे में विमल जी एक सवाल ये भी आता है कि जब कंपनियां दावा करती हैं कि हम आपको ये सारी सुविधाएं देंगे, और जब जो ग्राहक है वो जब उसके एक्चुअल पता करता है, जब टाइम आता है उस बेनिफिट को लेने का, तो कई बार ऐसा होता नहीं है। ऐसे में जो वादा करते हैं ना, जो देखिए ये सब डॉक्यूमेंटेड है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप डॉक्यूमेंट्स को नहीं पढ़ते हैं। अदरवाइज उसके डॉक्यूमेंट में हर टर्म्स एंड कंडीशंस एडवांस में देते हैं, वो एक प्रोस्पेक्टस देते हैं, प्रपोजल फॉर्म देते हैं, वो कोटेशन जब देते हैं उसमें कंडीशंस लिख के देते हैं। प्रॉब्लम तभी स्टार्ट होती है, आप नहीं पढ़ते हैं। तो आप पढ़ लीजिए, उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ होगा। सामान्यतः विमल जी कौन पढ़ता है? इतने सारे 8-10 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दोनों पन्नों पे लिखे होते हैं, कौन, किसके पास टाइम है, कौन पढ़ता है? मुझे प्रैक्टिकली बताए, कोई नहीं पढ़ता इस बात को। लेकिन कंपनी को कम से कम जो दावा कर रही है कंपनी, उसको फुलफिल करना चाहिए, वरना IRDA है, फिर उनका रोल एक्टिव हो जाता है कि वो फिर उनके खिलाफ एक्शन लें। देखिए, आपकी बात प्रैक्टिकली काफी हद तक सही है कि कौन पढ़ता है, लेकिन इसलिए IRDA ने भी क्या किया है कि उसको एक प्रोस्पेक्टस के अंदर एक समराइज फॉर्म और दे दिया है। उसके अंदर कि हर कंपनी को बोला गया है कि आप उसमें एक समराइज टेबल दे दीजिए। तो बहुत सारी बातें जो है समराइज्ड में आ जाती है आपके पास में। कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। देखिए, आपको मेजर टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पढ़नी चाहिए, अदरवाइज दावा क्या किया गया है आपको ये कैसे मालूम पड़ेगा? लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो जिस कंपनी के थ्रू आप लेने गए हैं, उस कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको कम से कम आसान शब्दों में समझाना चाहिए। वो समझाते हैं। एक तो समझाएं, दूसरी बात कि गलत कोई वादा ना करें कि हम, अगर आप मुझसे जुड़ रहे हैं तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये गलत दावा ना करें वो। देखिए, ये बात आपकी सही है कि दावा उनको जो करते समझाना चाहिए, ये बात सही है, और समझाते भी हैं। अब दावा जो किया गया है वो क्या कहते हैं? देखिए, प्रॉब्लम कहाँ आती है कि यदि आप इंश्योरेंस कंपनी से कवर लेना चाह रहे हैं या किसी भी इंटरमीडिएट से कवर लेने जा रहे हैं, वो आपको ये बताएगा कि इस स्थिति में आपको ये बेनिफिट मिलेगा। और क्लाइंट भी यही सुनना चाहते हैं कि हमें क्या मिलेगा वो। लेकिन पॉलिसी, हर पॉलिसी के अंदर कंडीशन होती है कि किस कंडीशन में आपको नहीं मिलेगा। ओके। तो आप जब भी बीमा लेते हैं, आप ये बात जरूर पूछिए
कि ये तो आपने बता दिया कि कब मिलेगा, किस स्थिति में नहीं मिलेगा, कहाँ डिले हो सकती है, कहाँ कटौती हो सकती है, ये भी आप मेरे को बताइए। तो आप करने के लिए तैयार हैं तो वो बताना उसकी जिम्मेवारी है। लिखित में तो आता ही आता है, आप उस बात को समझिए पहले और समझने के बाद में बीमा लीजिए। क्योंकि यदि हर पॉलिसी के अंदर एक्सक्लूजन होते ही होते हैं। जैसे मान लीजिए हॉस्पिटलाइजेशन के लिए मिनिमम 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। ओके। इससे 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन के बिना क्लेम जो होता है वो बहुत लिमिटेड कंडीशंस में अलाउ होता है, जिसके लिए बीमारी का नाम दे दिया गया, या तो बीमारी का नाम दे दिया गया या दे दिया गया कि डे हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन दी टेक्नोलॉजी। आप ऑपरेशन थिएटर में ले आया गया, वहां पर काम किया गया, आपके शरीर पर कोई भी छोटा मोटा काम किया गया ऑपरेशन थिएटर में, कटिंग होती है और उसके बाद में आपको विद इन 24 आवर्स डिस्चार्ज कर दिया जाता है, तो वो तो कवर हो सकता है जी। लेकिन ये कंडीशन जो है 24 आवर की हॉस्पिटलाइजेशन की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझनी चाहिए। ठीक है। ऐसे ही कोई भी नई पॉलिसी लेते हैं उसके अंदर पुरानी बीमारी के लिए अधिकतर केसेस में 4 साल तक के लिए एक्सक्लूजन होता है। कुछ पॉलिसी में 3 ईयर भी कर दिया गया है, कुछ पॉलिसी में 2 ईयर भी कर दिया गया है, लेकिन स्टैंडर्ड ज्यादातर 4 साल का होता है। अब ये आपको बताना, एजेंट का बताना बहुत जरूरी है। आप समझिए कस्टमर बिवेयर वाली बात है, तो कस्टमर को भी बिवेयर तो होना पड़ेगा। साथ ही साथ जिम्मेवारी उनकी भी है, जिम्मेवारी कस्टमर की भी है, दोनों की मिली जुली जिम्मेवारी। कस्टमर्स को भी देखिए, हम कई बार जब इस प्रोग्राम करते हैं तो हम कई बार कहते हैं और हर प्रोग्राम में कहते हैं कि देखिए आपको वित्तीय तौर पर फाइनेंशियली आपको समझने और लिटरेट होने की ज़रूरत है। अब वो ज़माना गया कि अब आप ना बिना पढ़े बिना समझे आप किसी काम में इन्वेस्ट कर दें, किसी भी चीज़ में निवेश कर दें, वो अब समय नहीं रहा। अब आप धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे फिर से ये कहना तमाम दर्शकों से कि जब भी आप किसी तरह के इस तरह के इंश्योरेंस पॉलिसी लें, पोर्टेबिलिटी करें, उससे पहले उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को, उन तमाम चीज़ों को बारीकी से समझें, बारीकी से जानें। तभी आप एक ग्राहक होने के नाते आप अपने फ़र्ज़, जो आपका दायित्व है और जो कंपनी की तरफ से जो दावा किया जाए उसमें आप फ़र्क समझ पाएंगे। नहीं तो फिर इस तरह से आप ही परेशान होंगे, आप ही को चक्कर लगाने पड़ेंगे। मैं ये बार बार कहता हूँ। ऐसे में मीरा मैम आपके पास आना चाहूँगा और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब कोई व्यक्ति पोर्टेबिलिटी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में उन्होंने मन बना लिया है कि मुझे करना है, ऐसे में वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनके पास होने चाहिए ताकि वो उनको बहुत आसानी हो एक जगह से दूसरी जगह स्विच करने में? पहले तो उनको जो नई कंपनी है उसके डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और उन्हें वो कर रही है पुरानी कंपनी है उससे मैम कुछ टेक्निकल दिक्कत की वजह से आप ही की आवाज़ इको कर रही है। मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन बिमल सर आपके पास आना चाहूँगा। वही सवाल कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ताकि लोगों को काफ़ी आसानी हो स्विच करने में एक से दूसरी कंपनी में? देखिए, जब आप पोर्टेबिलिटी करते हैं तो उसका एक प्रपोजल फॉर्म, पोर्टेबिलिटी फॉर्म बना हुआ है जिसके अंदर आपका नाम, एड्रेस, एज, एक तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। सेकंड जो मेजर रिक्वायरमेंट है कि प्रीवियस पॉलिसी जो आपकी, एक तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी चली आ रही है वो पॉलिसी, और उससे पुरानी जितनी भी पॉलिसी है 1, 2, 3, 4, 5 साल की जो पॉलिसी चली आ रही है वो पॉलिसी आप दे दीजिए उनको। फिर आपका उनको क्लेम हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर या प्रीवियस ईयर के अंदर उससे पहले में, तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस कंपनी को देने होते हैं। जो डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल से, डिस्चार्ज का जो समरी होती है वो डिस्चार्ज टिकट या डिस्चार्ज समरी इंश्योरेंस कंपनी मांगती है। और भी डिटेल मांग सकती है वो इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन बेसिक डॉक्यूमेंट तो ये है कि पुरानी और एग्जिस्टिंग पॉलिसी कॉपी, आपके बारे में केवाईसी की डिटेल, आधार कॉपी आपका, या और जो है पर्सनल डिटेल, एज का प्रूफ वगैरह, ये मांग। एक चीज़ मैं देख रहा था विमल सर कि बीते दिनों में या बीते सालों में कहा जाए, बहुत सारे लोग पोर्टेबिलिटी का फ़ायदा उठाए हैं, एक कंपनी से दूसरी जगह दूसरी कंपनी में वो गए हैं। मेरा सवाल ये कि 140 करोड़ की आबादी भारत की और इतनी सारी कंपनियां हैं हेल्थ इंश्योरेंस के फील्ड में, क्या आपको लगता है कि जब लोगों के पास, ग्राहकों के पास इतनी सुविधाएं हैं, मार्केट में इतना कंपटीशन है, ऐसे में जो वैल्यू है उस वैल्यू को, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का जो एक प्रेशर है इन कंपनियों के ऊपर है ताकि लोग जो हैं, जो ग्राहक हैं, वो ना जाए उनकी कंपनी को छोड़ के, ये कहीं ना कहीं प्रेशर होती है कंपनी के ऊपर? बिल्कुल प्रेशर होता है। देखिए, यदि आपकी पॉलिसी में क्लेम नहीं आया है और फिर भी कस्टमर जाता है तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपकी सर्विस में कमी है। तो पोर्टेबिलिटी कंपनी चाहती नहीं है कि जिसने क्लेम नहीं किया है वो जाए।
क्लेम करने वाले जिसके पुरानी बीमारी हो चुकी है वो जाने में इंश्योरेंस कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा बार परवाह नहीं करती है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी अदरवाइज कोई भी चाहता नहीं है कि पोर्टेबिलिटी हो। तो ये क्लाइंट की चॉइस है। ये मैं जैसे एज ए इंश्योरेंस एक्सपर्ट भी क्लाइंट्स को ये बोलता हूँ कि जहाँ तक संभव है आप पोर्टेबिलिटी मत कीजिए। ओके। पोर्टेबिलिटी करने के एक तो प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, लेकिन एक विमल साहब आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि आप कहते हैं एक विशेषज्ञ के तौर पे कि आप पोर्टेबिलिटी मत कीजिए, क्योंकि अब तक लोग ये कहते आ रहे हैं कि आप पोर्टेबिलिटी कीजिए, आपको सुविधाएं नहीं मिल रही हो तो आप चले जाइए, लेकिन ये उसके पीछे कौन कौन से कारण हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है कि आपको नहीं करना चाहिए? बहुत अच्छे पॉइंट्स आप बता रहे हैं। मैं 3 चीजें मेन बातें कहना चाहूंगा। नंबर 1 तो ये कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, आपको एक प्रपोजल फॉर्म भर के देना पड़ता है जब भी नई कंपनी के पास में जाएंगे। वो प्रपोजल फॉर्म में पुरानी बीमारी के बारे में लिखते हैं कि डिड यू एवर सफर फ्रॉम एनी डिजीज। आपने मान लीजिए वो बात नहीं कही, पुरानी कंपनी में आप 4 साल पूरे कर चुके हैं बीमा के कंटिन्यूसली, तो एक क्लाइंट को ये विश्वास होता है कि 4 साल में पूरे कर चुका हूँ, नई कंपनी में जा रहा हूँ, तो मेरे को पुरानी बीमारी से पटेनी कोई भी एक्सक्लूजन लागू नहीं होगा। ये बात थ्योरेटिकली सही है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ग्लिच है, एक हिच है। वो ये है, आपने प्रपोजल फॉर्म में उस 4 साल के अंदर पुरानी कंपनी में 4 साल आपने बीमा किया, स्टार्टिंग से लेकर अब तक आपने कोई बीमारी आई है, वो बीमारी भी आपको नई कंपनी में डिक्लेयर करना जरूरी है। आपने वो डिक्लेयर नहीं किया तो वो इस बात का तो ये टाइम एक्सक्लूजन तो आपने कवर कर दिया कि 4 साल वाला आपका वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा, लेकिन इस कारण से कि आपने वो बीमारी डिक्लेयर नहीं की हमारे को पोर्टेबिलिटी के समय, वो कंपनी रिजेक्ट कर सकती है। तो एक तो ये मेन बात है कि आपको ये प्रपोजल फॉर्म्स में हर बात को सही बताना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, पुरानी पॉलिसी में आपके पास में एक्यूमुलेटेड बोनस होता है, क्यूमुलेटिव बोनस होता है। यदि आपने कोई क्लेम नहीं किया तो बोनस होता है, तो आपकी पुरानी पॉलिसी की सम इंश्योर्ड और वो बोनस आपके साथ चल रहा है। नई कंपनी जब जाते हैं तो आपकी सम इंश्योर्ड प्लस बोनस आप ले सकते हो, पोर्टेबिलिटी में कंटिन्यूटी बेनिफिट ले सकते हो, लेकिन बोनस के लिए पुरानी कंपनी को आपने कंटिन्यू करते हो तो प्रीमियम नहीं देना पड़ता है। नई कंपनी में जाते हैं तो वो सम इंश्योर्ड का पार्ट बन जाता है, उसमें आपको प्रीमियम देना पड़ता है। बात ये होगी। तीसरी बात जो है, ये प्रोसेस जो है चेंज करने का, हर कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो अलग हो सकती हैं। IRDA ने 2 तरह के प्लान हैं। एक तो जो IRDA ने खुद ने स्टैंडर्डाइज कर रखा है टर्म्स एंड कंडीशन, उसमें तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो स्टैंडर्डाइज कवर नहीं है, उसके अलावा जो दूसरे कवर हैं जो इंश्योरेंस कंपनी के डिस्क्रिप्शन पर है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को कंपेयर करना, पुराने को नए को कंपेयर करना, ये अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए। यदि कोई पढ़ने में माहिर नहीं है तो उसके लिए डिफिकल्ट है, पढ़ने में माहिर है, समझने में माहिर है, वो कर सकता है। ये कुछ डिफिकल्टीज हैं कि बिल्कुल कि जब आप मन बनाते हैं कि स्विच करने का, लेकिन स्विच करने से जो कुछ परेशानियां होती हैं उसका भी सामना आपको करना पड़ता है। ऐसे में मीरा मैम आपके पास मैं फिर से आना चाहूँगा और ये मुझे बताइए कि जिस तरह से कई बार ऐसा होता है कि जो इन्फॉर्मेशन अगर आप स्विच कर रहे हैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, तो जो पुरानी कंपनी है अगर वो डेटा शेयर करने में, वो जानकारी देने में भी अगर देरी करती है तो भी क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है कि आपको नई कंपनी की तरफ से जो पॉलिसी मिलनी चाहिए उसमें भी कई बार देरी हो जाती है, क्योंकि आपकी पिछली कंपनी ने डेटा शेयरिंग करने में काफी देर कर दी? वैसे तो यूजुअली कंपनी क्या करते हैं, वो पॉलिसी दे देते हैं और बाद में एक एंडोर्समेंट की तरफ से जो इंफॉर्मेशन होती है उसको लागू कराते हैं पॉलिसी में। मीरा मैम, आपकी आवाज़ फिर से हमें ठीक से नहीं मिल पा रही है, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए कि आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पा रही है, हमारे दर्शक नहीं समझ पाएंगे आप क्या कुछ कह रही हैं। लेकिन विमल से मेरा वही सवाल कि अगर आपने जिस पुरानी कंपनी से स्विच किया नई कंपनी में और पुरानी कंपनी ने आपके बारे में, आपके जो डेटाज हैं उनको शेयर करने में IRDA के साथ जो डेटा शेयरिंग पोर्टल है उनके साथ शेयर करने में देरी कर दी, तो क्या इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा कि आपको लेट हो सकता है उसके बेनिफिट मिलने में? आपको खामियाजा बिल्कुल नहीं भुगतना पड़ेगा। देखिए 2 तरह के सिस्टम है। एक तो ये कि पहले तो ये होता था कि पुरानी कंपनी से आपने जैसे नई कंपनी में प्रपोजल देते थे, वो नई कंपनी पुरानी कंपनी से डेटा मांगती थी। अब वो जो है IRDA ने सिस्टम कर दिया है कि ये डेटा शेयरिंग जो है पोर्टल के थ्रू होता है, यानी आपकी जितनी भी कंपनी की पॉलिसी चली आ रही है वो डेटा ऑलरेडी अपलोडेड है। तो इंश्योरेंस कंपनी से पुरानी कंपनी
से डाटा मांगने की जरूरत नॉर्मली नहीं पड़ती है। ओके। नंबर 1 बात तो वो पहली बात तो ये कि वो डाटा उनको ऑनलाइन मिल जाता है, नहीं मिलता है तो वो मांग सकते हैं। ये मांगना उनकी जिम्मेवारी है, कस्टमर की जिम्मेवारी नहीं है। 15 दिन के अंदर आपको नई इंश्योरेंस कंपनी डिसीजन देगी कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यदि 15 दिन में नहीं करते तो फिर उसको एक्सेप्ट करना जरूरी हो जाता है उसके लिए। एक विमल सर, नहीं करना। ठीक है, ठीक है। कह रहे हैं कि आप चूंकि ऑनलाइन की सारी सुविधाएं हैं इसलिए उतनी देरी नहीं होती है और वो सारी चीज़ें फैसिलिटी मिल जाती है। लेकिन सर एक डाउट्स बहुत से लोगों के मन में ये सोशल मीडिया पे जो सवाल आ रहे हैं उसमें ये कि ये कहा जा रहा है कि जो सभी तरह की पॉलिसी जो है उनकी पोर्टेबिलिटी नहीं होती है। कहने का मतलब कि केवल एक ही जो सेम टाइप की पॉलिसी हैं उन्हीं में आप पोर्टेबिलिटी का फैसिलिटी ले सकते हैं, सब तरह की जो पॉलिसी है उनमें आप पोर्टेबिलिटी का फ़ायदा नहीं ले सकते हैं। देखिए, नॉर्मली जो है जिस तरह की पॉलिसी आपके पास चली आ रही है उसी के अनुरूप, उसी के समान अनुकूल पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन आप प्लान चेंज कर सकते हो। आप प्लान चेंज करने में यदि मान लीजिए सेम कंपनी में भी एक प्लान है उससे दूसरे प्लान में जाना चाहते हो, प्लान चेंज कर सकते हो आप। ओनली थिंग इज कि जब नए प्लान में जाएंगे नई टर्म्स एंड कंडीशंस लगेंगी, उसमें टाइम रिलेटेड जो एक्सक्लूजन्स है उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो नंबर 1 तो बात ये होगी कि यदि आपका इंडिविजुअल पॉलिसी आपने एक सिंगल पर्सन के रूप में पॉलिसी ले रखी है, आप जो पोर्टेबिलिटी करेंगे तो सिंगल वाली पॉलिसी में जाएंगे, फैमिली प्लान में नहीं जाएंगे, नंबर 1। और यदि फैमिली प्लान के अंदर आप यदि ऑलरेडी हैं तो आप फैमिली टू फैमिली प्लान में जाएंगे। तीसरा, यदि ग्रुप रिटेल पॉलिसी है तो ग्रुप रिटेल पॉलिसी से आप इंडिविजुअल पॉलिसी में चले जाएंगे आप। तो इंडिविजुअल पॉलिसी यदि ग्रुप के अंदर आपने सिंगल कवर कर रखा है तो इंडिविजुअल सिंगल वाले पॉलिसी में जाएंगे। और यदि आपने ग्रुप रिटेल के अंदर अपनी फैमिली को कवर कर रखा है तो एक फैमिली वाली पॉलिसी में आप जा सकते हैं। प्लान चेंज अलाउड है, लेकिन उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस जो न्यू कंपनी को होगी वो सारी एप्लीकेबल होगी। प्लान आप चेंज कर सकते हैं, और एक बार फिर से सर समझना चाहेंगे, प्लान आप चेंज कर सकते हैं ये तो हुई, लेकिन जो पोर्टेबिलिटी की जो फैसिलिटी है क्या वो सेम, जैसे आपने कोई एक इंडिविजुअल कोई ले रखा हो, कोई पॉलिसी ले रखी हो, तो क्या सेम उसी पॉलिसी के आधार पर आप दूसरी कंपनी में जा सकते हैं या दोनों में कुछ अंतर हो सकता है? देखिए, जैसे सेम के लिए बात करते हैं ना, सम इंश्योर्ड जैसे एक मेन क्राइटेरिया है कि आपकी पुरानी पॉलिसी में सम इंश्योर्ड मान लीजिए 5 लाख रुपए है, तो नई पॉलिसी में आप जाएंगे तो वो 5 लाख रुपया प्लस क्यूमुलेटिव बोनस के हिसाब से आप जाएंगे। आप इंक्रीज कर सकते हो 5 करोड़, मान लीजिए आपकी पुरानी पॉलिसी में 5 करोड़ सम इंश्योर्ड है और 5% क्यूमुलेटिव बोनस है, तो 5,25,000 रुपए तक के लिए आप जाते हैं, तो वो तो पोर्टेबिलिटी कहलाती है। अब 5,25 की बजाय आप कहते हैं कि मेरे को 8 लाख रुपए का बीमा लेना है, तो आप ले सकते हैं, यानी कि प्लान आपका सम इंश्योर्ड आपका चेंज हो सकता है, लेकिन उसके लिए वो बिल्कुल नया कवर माना जाएगा। जो जो चेंजेस करेंगे उसके लिए आप नया कवर माना जाएगा। और नई इंश्योरेंस कंपनी का ये ऑप्शन है कि वो आपको हायर सम इंश्योर्ड या चेंज ऑफ प्लान अलाउ करे कि नहीं करे। और ये भी सर एक कंडीशन है, पॉलिसी जब आप पोर्ट कराते हैं तो आपने जब से पॉलिसी ले रखी है पुरानी कंपनी में, उसके रिन्यू में कभी कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसके बारे में सर जरा बताएं। आपको देखिए, पहली बात तो ये है कि 2 तरह के गैप 2 तरह से नहीं आना चाहिए। नंबर 1 गैप ये है कि जब आप रिन्यू कर रहे हैं तो 45 डेज पहले या उससे ज़्यादा पहले, मैं तो रिकमेंड करता हूं कि कम से कम 2 से 3 महीने पहले आप प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन जो एक्सपायरी डेट है उससे आप पहले जो है आप रिन्यूअल का प्रीमियम दीजिए। ओके। मैक्सिमम 30 डेज का वेटिंग पीरियड, वो जो ब्रेकिंग पीरियड अलाउ होता है वो हो सकता है, मैक्सिमम 30 डेज का। ओके। लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूं कि वो भी आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो वेवर जो है कंटिन्यूटी के लिए तो है, लेकिन उस दौरान कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है तो वो कवर अवेलेबल नहीं होता है उसके लिए। तो बीमारी हो जाती है उस पीरियड के अंदर, ब्रेक पीरियड में तो नहीं कवर नहीं होता है। तो एक तो ये हो गया एट द टाइम ऑफ पोर्टेबिलिटी। ठीक है। इवन प्रीवियस पॉलिसी जो आप देंगे उसमें भी देखा जाएगा कि प्रीवियस पॉलिसीज के अंदर किसी भी साल के अंदर ब्रेक तो नहीं आया था ना। बिल्कुल। यदि ब्रेक 1 महीने से कम आया हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी ने वेव किया हुआ है, और 1 महीने से ज्यादा वेव आया हुआ है, तो वो कंटिन्यूटी नहीं मानी जाएगी, उसकी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा उसका। तो इसलिए बेस्ट ये होता है कि आप रिन्यूअल डेट के अंदर ब्रेक मत आने दीजिए कभी भी।
चाहे वो सेम कंपनी में करते हैं या पोर्टेबिलिटी में करते हैं, ब्रेक मत करना। बिल्कुल, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि अगर आपने मन बना ही रखा है कि आपको स्विच करना है, तो स्विच करने से पहले क्या कुछ बातें, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स, क्या कुछ प्रोसेस, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तभी आपका फ़ायदा, जो फ़ायदा है उस पॉलिसी का आपको मिल पाएगा दूसरी कंपनी में भी। बिमल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हमारे दर्शकों को बहुत विस्तार से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही मनी मंत्रा के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।